दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप लोग के एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है? वोल्ट में, जूल में, एम्पियर में। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वाट में। देखिए फ्यूज होता क्या है। फ्यूज का काम होता है किसी भी सर्किट को ओवर करंट से बचाना। तो इसका काम होता है जब ओवर करंट से बचाना, तो इसको हम लोग सीरीज में या श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं। तीन तरीके का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है फ्यूज से। फ्यूज से एक क्वेश्चन ये आता है कि इसकी रेटिंग क्या होती है, तो रेटिंग इसकी होती है एम्पियर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फ्यूज को हम लोग किस क्रम में कनेक्ट करते हैं, याद रखिएगा सीरीज में या श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है फ्यूज का काम क्या होता है, ओवर करंट से प्रोटेक्शन देना। ये सभी क्वेश्चन फ्यूज से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फ्यूज से, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए। तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पर जाकर फ्यूज पिघल जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग लो इसलिए रखते हैं ताकि ओवर करंट हो तो ये पिघल जाए और ओवर करंट से प्रोटेक्शन करते सर्किट को ब्रेक करके। तो ये सभी क्वेश्चन फ्यूज से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है, एम्पियर में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 20 क्वेश्चन जरूर है, लेकिन 20 क्वेश्चन को भी हम लोग इस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पीएमएमसी उपकरण की सप्लाई पर कार्य करता है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए पीएमएमसी का मतलब क्या होता है। पीएमएमसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस सप्लाई पर कार्य करता है, याद रखिएगा ये हमेशा डीसी सप्लाई पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओनली डीसी सप्लाई पर, एसी पर कभी भी काम नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि पीएमएमसी में इसका स्केल कैसा होता है। देखिए इसका स्केल हमेशा लीनियर होता है। और चौथा क्वेश्चन पीएमएमसी से ये पूछा जाता है, इसमें डैम्पिंग कौन सी उपयोग की जाती है। तो एडी करंट डैम्पिंग उपयोग की जाती है, भंवर धारा डैम्पिंग। ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आप लोग से पूछे जाते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को हल किया है, जिसमें हम लोग 8 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरीके से हमारे चैनल पर यूपी पीसीएल टीजी2 एएलपी की तैयारी चलाई जा रही, कराई जा रही है, जिसमें डेली हम लोग इसी तरीके से यूपी पीसीएल टीजी2 एएलपी की तैयारी करते रहते हैं। चलिए देखते हैं आज की हमारी 57 नंबर की क्लास है। इससे पहले सभी क्लासेज हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगली क्लास। अगला क्वेश्चन, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया फिर से, पीएमएमसी का इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है। अभी हमने बताया पीएमएमसी का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इस इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो लीनियर होता है। इसमें डैम्पिंग कौन सी उपयोग करते हैं, भंवर धारा डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग। ये सभी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है, लीनियर। ये हमेशा डीसी सप्लाई पर ही काम करता है, एसी पर काम नहीं करता है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है। देखिए मूविंग आयरन टाइप है, एमआई टाइप इसको बोला जाता है। एमआई का मतलब होता है मूविंग आयरन। तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट इसका स्केल कैसा होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो टार्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, क्या होता है, धारा के स्क्वायर को होता है। मूविंग आयरन में जो डिफ्लेक्टिंग टार्क मिलता है वो आई स्क्वायर का होता है। जहाँ पे स्क्वायर होगा वहाँ पर स्केल जो होगा नॉन लीनियर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूविंग आयरन टाइप में क्या होता है, नॉन लीनियर। और हमारा जो मूविंग कॉइल टाइप था, जिसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के नाम से जानते हैं पीएमएमसी में, उसमें क्या होता है, डायरेक्टली आई के समानुपाती होता है। इसलिए वहाँ पर जो हमारा स्केल था वो लीनियर था। स्केल नॉन लीनियर और लीनियर का मतलब ये हुआ, जैसे ये हमारा लीनियर स्केल होगा, जैसे हमारा ये जो खांचे कटे होंगे बराबर होंगे, 4-5 खांचे जो कटे होंगे इस तरीके से बराबर बराबर कटे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। और ये अगर असमान होंगे तो इसको नॉन लीनियर बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, क्योंकि यहाँ पर आई स्क्वायर के रूप में होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है, डैम्पिंग टार्क क्या होता है, इसके बारे में कभी थ्योरी की क्लास जब ली जाएगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। हमारे चैनल पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक क्लासेज ली गई हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सरल सरल डायग्राम की मदद से आप लोग को समझाया गया है कि जनरेशन कैसे होता है, पावर का जनरेशन करने के बाद हमारे घरों तक सप्लाई कैसे आती है। इस पर एक पूरी क्लास हमने बनाया था। इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में उसको लगा दिया जाएगा। अगर आप लोग नहीं देखें तो उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। कल की क्लास में हमने पढ़ाया था ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, जिसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी बताया था। आप लोग ये सभी क्लासेज हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएल टीजी2 के नाम से, उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी प्रेरक में स्टोर होने वाली ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। देखिए प्रेरक को हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी तार है उसको हम लोग कॉइल के रूप में इस तरीके से अगर लपेट देंगे
इसको हम लोग बोलेंगे ये इंडक्टर या प्रेरक है। और इसमें अगर हम लोग करंट देंगे तो ये क्या करता है, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर कर लेगा। इस स्टोर हुई एनर्जी का मान कितना होता है हम लोग से पूछा गया है, तो इसका मान होता है हाफ Li²। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बन चुके हैं। प्रेरक में स्टोर एनर्जी होती है, एक क्वेश्चन ये आएगा, उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ Li²। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन ये आया कि मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। एक होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन प्रेरक या इंडक्टर जो होता है वो किस तरीके से स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। और प्रेरक होता क्या है, जैसे कोई कॉइल है इसको इस तरीके से लपेट दे, वो एज अ प्रेरक एज अ इंडक्टर बिहेव करने लगता है। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया किसी 5 मिली हेनरी के प्रेरकत्व में इंडक्टेंस में 100 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह हो, तब प्रेरकत्व में स्टोर हुई ऊर्जा का मान कितना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन गया। अभी हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखा, वैसा ही एक क्वेश्चन आया, ये है न्यूमेरिकल। एनर्जी किस में पूछा जा रहा है, स्टोर, प्रेरकत्व यानी इंडक्टर, तो हाफ Li², जो फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा। अब इस पर आप लोग हल करिए, 1/2 एल का मतलब क्या है, 5 मिली हेनरी है ना, तो इसको हम लोग हेनरी में कन्वर्ट करेंगे। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे I² की जगह क्या है, 100 है, I की जगह 100 है, तो 100 जो है स्क्वायर है ना, तो इसका कुल मिला के हो जाएगा 10⁻⁴। 100 का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो 10⁻⁴ मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग हल करिएगा, आप लोग को क्या मिल जाएगा, देखिए ये 10⁻⁴ है, 10⁻⁻³ है, यहाँ से 10⁻1 बचेगा, 10⁻1 का मतलब 10, 10 × 50, 50/2, 50/2 का मतलब 25 जूल मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही है वो 25 जूल की होगी। एनर्जी का मात्रक जूल होता है, आप लोग को मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी संधारित्र में, संधारित्र का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करता है। देखिए RLC 3 तरीके के हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं। R में एनर्जी का लॉसेज होता है, ये पावर डिसिपेट करता है, लेकिन L और C में एनर्जी को स्टोर किया जाता है। L में जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती है और C में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। अब देखिए कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, वहाँ पे होता है हाफ CV²। इंडक्टर में क्या था, हाफ Li², यहाँ पे होता है हाफ CV²। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। किसी 10 माइक्रोफैराडे के संधारित्र पर 100 वोल्ट की सप्लाई दिया जाए, तब संधारित्र पर स्टोर हुई ऊर्जा का मान कितना होगा। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हाफ CV² का फार्मूला लगाइएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर की बात की गई है, इंडक्टर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हाफ C का मतलब क्या है, 10 माइक्रोफैराडे। माइक्रोफैराडे को आप लोग कन्वर्ट करेंगे, पहले 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, फैराडे में कन्वर्ट हो गया। अब CV² है तो V का मतलब 100, यहाँ पर भी 10⁻⁴ हो जाएगा। इतना आप लोग को मिल गया। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए हाफ CV², तो C बराबर क्या था, 10 माइक्रोफैराडे, तो माइक्रोफैराडे को हम लोग 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ये 10⁻⁻2 यहाँ से बचेगा, अगर 10⁻⁴ जोड़ेंगे तो 10⁻⁻2 और ये 10⁻+1 है ये, तो यहाँ से बचेगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 ऊपर बचेगा, बटे में 2 है, तो इसको आप लोग हल करिएगा तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 का मतलब होता है 0.05 जूल। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में कैपेसिटर में, वो हो जाएगी 0.05 जूल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी सीरीज RL परिपथ में यदि प्रतिरोध का मान 10 ओम हो और प्रेरकत्व का मान 20 हेनरी हो, तब टाइम कांस्टेंट का मान कितना होगा। देखिए सीरीज RL सर्किट है। देखिए दो तरीके का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एक होता है सीरीज RL सर्किट, एक होता है RC सर्किट। तो RL सर्किट में कभी भी पूछा जाए तो इसका टाइम कांस्टेंट जो होता है वो होता है L/R होता है। तो इसमें आप लोग हल करिएगा तो L का मान क्या है, 20 हेनरी, और जो हमारा दिया हुआ 10 ओम प्रतिरोध का मान दिया है, तो यहाँ पर रख दीजिए 10, तो कुल मिला के मिल जाएगा 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ किसी RC परिपथ का प्रतिरोध का मान 8 ओम है और धारिता का मान 4 फैराडे हो, तब समय स्थिरांक क्या होगा। हमने क्या बताया, ये RC परिपथ है, तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, RC हो जाएगा। RC जब होगा तो यहाँ पे R का मान क्या है, 8 है, C का मान क्या है, 4 है, तो 8 चौको कितना होता है, 32 होता है, तो यहाँ पे 32 सेकंड मिल जाएगा। टाइम कांस्टेंट का मात्रक भी आप लोग से पूछा जाता है तो सेकंड होता है। टाइम कांस्टेंट का मात्रक सेकंड, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, वैसे ही टाइम कांस्टेंट का भी होता है। अगला क्वेश्चन है, DC सप्लाई के लिए फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। देखिए फॉर्म फैक्टर होता है क्या, पावर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। फॉर्म फैक्टर जो होता है वो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है, RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो DC सप्लाई बोला गया ना, तो DC सप्लाई में
आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों सेम होता है। जब दोनों सेम है तो किसी भी चीज़ अगर सेम रेशियो है x बटे में x है तो इसका मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ऐसे इस डीसी सप्लाई के लिए फॉर्म फैक्टर का मान आता है एक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित होने के लिए लोड कोण का मान कितना होना चाहिए। देखिए सिंक्रोनस मोटर आप लोग पढ़े होंगे, इसको हम लोग एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर पर, डीसी सप्लाई देते हैं रोटर पर। सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आप लोग को नहीं मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पर भी आप लोग के लिए क्लासेस ले जाएंगे। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझाया है। अगर आप लोग क्लास नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। देखिए आज की क्लास में क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर का। देखिए सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित होने के लिए लोड कोण का मान क्या होगा। देखिए मैक्सिमम पावर विकसित होने के लिए जो फार्मूला बनता है हम लोग का VEF अपॉन एक्सेस, और यहाँ पर होता है साइन डेल, ये फार्मूला होता है। EF जो होता है EF ये होता है एक्साइटेशन, और V हमारा वोल्टेज है, एक्सेस होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और साइन डेल हमारा यहाँ पर लोड कोण होता है। अब देखिए लोड कोण को हम लोग कितना रखेंगे, पावर मैक्सिमम मिल जाए। जब हम लोग इसको पूरे के मान को एक बना देंगे, जब एक कब होगा, साइन 90 डिग्री पर होगा, तो डेल की जगह आप लोग को रखना होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 90 डिग्री पर मैक्सिमम पावर आप लोग को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, एक सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कैपेसिटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है जब वह हो। देखिए सिंक्रोनस मोटर के बारे में हमने एक कर्व बताया था जिसको हम लोग वी कर्व के नाम से जानते हैं। वी कर्व यहाँ पर क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, इधर लीडिंग होता है, इधर होता है लीडिंग, और इधर होता है लैगिंग, ये होता है लैगिंग। ये वी के रूप का, इसलिए हम लोग इसको वी कर्व का नाम देते हैं। ये क्या होता है, आर्मेचर फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड करंट या एक्साइटेशन करंट और आर्मेचर करंट के बीच में खींचा जाता है वी कर्व। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग से पूछा जाता है। सिंक्रोनस मोटर डब्ल्यू एक्साइटेड मोटर होती है, इसको भी पूछा जाता है। अब बात करेंगे कैपेसिटर के रूप में उपयोग करना है ना, कैपेसिटर एज ए लीडिंग पावर फैक्टर पर बिहेव करता है। तो लीडिंग में जाना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, एक्साइटेशन को इधर बढ़ाना होगा, ओवर एक्साइटेड करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, कैपेसिटेंस का डाइलेक्ट्रिक लॉस को मापने के लिए कौन सा ब्रिज उपयोग किया जाता है। देखिए कैपेसिटेंस है कोई, उसका डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेजर करना है, उसके लिए ब्रिज जो उपयोग होगा है ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज या शेयरिंग ब्रिज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, शेयरिंग ब्रिज। देखिए कैपेसिटेंस का जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है वो शेयरिंग ब्रिज से ही मेजर किया जाता है। ब्रिज या मैक्सवेल ब्रिज ये प्रेरकत्व का मापन करता है। मैक्सवेल ब्रिज जो होता है मीडियम इंडक्टेंस को मापता है ब्रिज जो होता है हाई इंडक्टेंस को मापता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर लिया जाए, इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है कि मीडियम रेजिस्टेंस को मापता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी आप लोग को बताएंगे, कभी थ्योरी की क्लास लेंगे उसमें हम क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे, और इसकी थ्योरी क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की उसको भी कंप्लीट करेंगे किसी क्लास में। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का डाइलेक्ट्रिक लॉस कौन मापेगा, शेयरिंग ब्रिज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए वाट मीटर तो हमारा क्या होता है, वाट है, ये पावर को मेजर कर लेगा। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापेगा, मीटर करंट को मापेगा। विद्युत ऊर्जा को मापना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कि कंज्यूमर की होती है, उसके लिए हम लोग KWH मीटर का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग किलोवाट घंटा मीटर के नाम से जानते हैं। एनर्जी मीटर किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरीके का इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है डिफरेंशिएटर, एक होता है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर का मतलब होता है जोड़ते जाना जोड़ते जाना। तो आप लोग देखोगे बिजली का बिल क्या होता है, जुड़ते जाती है, तो इसीलिए उसको हम लोग एनर्जी मीटर को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ का मान किस पर निर्भर करता है। देखिए डीसी मोटर है, मोटर में बैक ईएमएफ होता है। बैक ईएमएफ नहीं होगा तो मोटर जल जाएगी, क्योंकि शुरू में जो मोटर होती है बहुत ज़्यादा करंट लेती है, उसको लिमिट करने के लिए बैक ईएमएफ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी कभी डिटेल में बताया जाएगा। देखिए डीसी मोटर का बैक ईएमएफ क्या होता है, ईबी होता है। इसको हम लोग लिखते हैं P/ZN/60A, ये फार्मूला होता है। अब देखिए P क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, फाई हमारा फ्लक्स है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर है, N स्पीड है, A पैरेलल पाथ है, 60 तो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो बैक ईएमएफ किस पर निर्भर कर रहा है, पोल्स की संख्या P पर बिल्कुल निर्भर कर रहा है, मोटर की स्पीड पर, जी हाँ, इस पर भी निर्भर कर रहा है, N पर भी, समांतर पथ की संख्या पैरेलल पाथ पर भी निर्भर कर रहा है, A पर। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की डिवाइस है। ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप लोग को कई क्लासेज ले चुका हूँ मैं, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ट्रांसफार्मर तो सभी लोग देखे होंगे, आप लोग के घर के पास मोहल्ले में आप लोग देखे होंगे ट्रांसफार्मर, सब लोग देखे हैं। तो ट्रांसफार्मर में कभी भी आप लोग कोई ऐसा पार्ट्स नहीं देखे होंगे जो घूम रहा हो। जैसे मोटर है तो उसमें तो आप लोग देखें मोटर घूमता है, आवाज़ भी आती है, लेकिन ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई पार्ट्स ही नहीं होता है जो घूमे।
यही कारण है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज नहीं होते हैं, इससे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। ट्रांसफार्मर जो होता है किस प्रकार के डिवाइस हो गए, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है ना घूमने वाला चीज़, उसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है। देखिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो होती है केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर इसको बोला जाता है। जूल में, एचपी में, एम्पियर में, केवीए में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, केवीए में। एक और मशीन होती है उसका नाम होता है अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर या एसी जनरेटर भी उसको बोला जाता है, उसकी भी रेटिंग केवीए में होती है। देखिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, यहाँ पर हम लोग को किलो वोल्ट एम्पियर इसका फुल फॉर्म है, तो यहाँ पर हम लोग को वोल्टेज मालूम होता है, करंट मालूम होता है, पावर फैक्टर का ज्ञान नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग की जो रेटिंग होती है केवीए में इसीलिए दर्शाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पावर फैक्टर अज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में कार्बन आर्क लैंप को कहाँ उपयोग किया जाता है। देखिए कार्बन आर्क लैंप है ना, कई तरीके के लैंप होते हैं, जैसे हमारा हाइलोजन लैंप होता है, सोडियम वेपर लैंप होता है, तो बहुत से लैंप है, तो एक उसी में लैंप आता है कार्बन आर्क लैंप। इसको हम लोग का स्पेशल उपयोग होता है और इसको बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आप लोग यूपीपीसीएल जेई का पेपर अगर देखेंगे उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, यूपीपीसीएल टीजी2 का पेपर देखेंगे उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कि कार्बन आर्क लैंप को उपयोग कहाँ करते हैं। डायरेक्टली ऑप्शन देता है सिनेमा प्रोजेक्टर में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस पावर प्लांट की रनिंग कीमत सबसे कम होती है। देखिए दो तरीके की कीमत होती है, जैसे कोई भी हमारा पावर प्लांट है उसको बनाने में जो कीमत आएगी उसको हम लोग रनिंग कीमत नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर कास्ट के नाम से जानते हैं, फिक्स कास्ट, यानी कि उसको कास्ट वो फिक्स है, जो बनाने में कास्ट आएगी वो फिक्स हो गई, अब उसमें वेरिएबल नहीं होने वाला। लेकिन जो रनिंग कीमत होती है उसको चलाने वाली कीमत बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा अगर डीजल पावर प्लांट है तो उसको हम लोग चलाएंगे डीजल से, तो डीजल से जो खर्चा आएगा उसको हम लोग रनिंग कीमत में लेंगे, रनिंग कास्ट में। और जो हमारा डीजल पावर प्लांट को बनाने में कीमत आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स कास्ट के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए दो तरीके की कीमत हो गई, एक स्थिर कीमत, एक रनिंग कीमत। रनिंग कीमत जो सबसे ज़्यादा कम होगी, सबसे कम किसकी होगी, हाइड्रो पावर प्लांट की होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट चलाया किससे जाता है, पानी से। जब पानी से चलाया जा रहा है तो हाइड्रो पावर प्लांट को आप लोग जब बनाइएगा, इसका कंस्ट्रक्शन जब करिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो इसकी अच्छी खासी कीमत होती है स्थिर कास्ट की, फिक्स कास्ट की। लेकिन स्थिर कीमत तो ज़्यादा होगी लेकिन रनिंग कीमत इसकी बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा कम किसकी होती है, हाइड्रो पावर प्लांट की। एक क्लास हमने लिया था अभी 2 दिन पहले, जिसमें हमने बताया था कि पावर जनरेशन कैसे होता है, हमारे घरों तक सप्लाई किस में आती है। उसमें हमने ये भी बताया था कि हाइड्रो पावर प्लांट का उदाहरण दिया था, उसका पूरा डायग्राम बना करके आप लोग को समझाया था। अगर वो क्लास आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छी क्लास है। उसमें सिंपल डायग्राम की मदद से अच्छी भाषा में, सिंपल भाषा में आप लोग को समझाया गया है, ताकि आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। एक बार अगर आप लोग क्लास देखेंगे उसको तो आप लोग खुद कहेंगे कि बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो उस क्लास के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर नहीं समझ में आया। हमारी गारंटी है कि अगर आप लोग क्लास देखेंगे तो आप लोग को वो क्लास जरूर समझ में आएगी। क्लास आप लोग के लिए जो भी ली जाती है हमारे चैनल पर, भले ही कम क्लास ली जाती है, लेकिन क्लास जो भी ली जाती है आप लोग के लिए इस तरीके से ली जाती है ताकि जो भी क्वेश्चन अगर करा रहा है तो क्वेश्चन आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अगर हम थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी भी आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ जाए, हमारी कोशिश ये होती है। उसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत हम अपने आप को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। वैसे क्लास कैसी लगती है हमारी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।